साथ साथ बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि 25 एकड़ वाला काश्तकार भी है। हम समझते हैं कि अगर सियालकोट गुजरांवाला इस तरफ जाएं तो जिस आदमी के पास 10 एकड़ ज़मीन होती है तो उसको काफ़ी बड़ा चौधरी कहा जाता है। लेकिन हालात वाकई ऐसे हो चुके हैं कि जिस बंदे के पास 25 एकड़ ज़मीन भी है कोई बहुत खुशहाल ज़मींदार नहीं बन सकता। और इस वक्त पानी के बहरान, बिजली का बहरान, हम समझते हैं जी ये शहरों में बड़ी गर्मी है, वो खुदा के बंदो, ये जो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि ये 1 घंटा लाइट आना और 1 घंटा लाइट ना आने की क्या साइकोलॉजी है। एग्रीकल्चर साइड में अगर बात करते हैं तो अगर 1 घंटा बिजली आती है, देहातों में तो 1 घंटा नहीं आ रही, आधा घंटा भी बंदा मोटर चलाता है तो अभी पानी जो है वाटर चैनल्स में ही होता है, फील्ड में नहीं पहुंचा होता और पानी बिजली ऑफ, तो वो पानी दोबारा सीपेज से जाया, ये सारे का सारा वाटर चैनल्स में ही पानी जा रहा है, खेतों में फसलों तक नहीं जा रहा। ये दोहरा नुकसान है सर, वो बिल भी दे रहा है और कहने को बिजली आ भी रही है और पानी जमीन तक, फसलों तक पहुंच भी नहीं रहा। अच्छा साथ साथ मैं आपसे पूछ रहा था कि देखें बजट के सेशन में बाकायदा तौर पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया। गवर्नमेंट, हुकूमती इदारों ने, एक्सपर्ट्स ने, जितने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, इन्होंने उनकी बातें सुनी ताकि वो चीज़ों को देख सकें। एग्रीकल्चर हमारा इतनी बड़ी बिजनेस एक्टिविटी, इतने ज़्यादा लोगों का कंसर्न, तो आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से फेडरल या प्रोविंस में कभी इनवाइट नहीं किया गया, इवन बीइंग चेयरमैन पीसीपीए? सर प्रोविंसेस में तो उन्होंने इनवाइट किया, बिल्कुल किया, वहाँ पे किया, लेकिन बात यह है कि बजट बन रहा है फेडरल का, ठीक है जी। प्रोविंसेस के पास तो आज के दिन में फंड अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि टैक्सेशन सारी फेडरल के पास जाती है और वहां से सूबों को तकसीम होती है, ठीक है। और सूबों के कहने के मुताबिक उनको उनका फेयर शेयर जो है वहां से टैक्सेशन में नहीं मिल रहा। ये सूबों का कहना है, उनके डिपार्टमेंट कहते हैं जी। हमने एज पीसीपीए चेयरमैन या एज पीसीपीए एज एन एसोसिएशन हमने लाहौर चैम्बर वालों के थ्रू भी अपनी प्रपोजल मूव की है, हमने एफपीसीसीआई के थ्रू, फेडरल चैम्बर के थ्रू भी आपने मूव किए, लेकिन जैसे कहते हैं ना जी, डायरेक्टली कॉल करके कभी पूछा गया हो कि जनाब इंडिपेंडेंटली देखें, आप एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। मैं कहता हूँ जी, हम तो एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो शायद पूरी इंडस्ट्री शायद 40 अरब की इंडस्ट्री है। हाँ जी। फर्टिलाइजर जो कि 550 अरब की इंडस्ट्री है, उनको भी कभी किसी ने बजट में बना के नहीं पूछा कि जनाब बजट बनाने लगे हैं तो ये जीएसटी का इम्पैक्ट क्या है। ट्रैक्टर जो कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उनके ऊपर भी टैक्स अचानक ऐसे ही लगा था जैसे हमारे ऊपर लगा, लेकिन वहां से तो हटा लिया गया। देखिए उनका एक वजह, उसकी एक वजह है, ट्रैक्टर जो है जी, ट्रैक्टर जो है वो बड़े जिम्मेदार की खरीद होती है। जब बड़े जिम्मेदारों को प्रॉब्लम आई तो उन्होंने, और बड़े जिम्मेदार ही सारे असेंबलियों में बैठे हैं, जब उनको प्रॉब्लम आई तो ट्रैक्टर की तो उनको मजबूरी समझ आई कि यार ट्रैक्टर के ऊपर से टैक्स हटना चाहिए। फर्टिलाइजर के ऊपर से क्यों नहीं हट रहा टैक्स? मैं हैरान हूं कि हम बाहर से सब्सिडाइज कर रहे हैं फर्टिलाइजर को, 16% तो आप जीएसटी ले रहे हो उसके ऊपर, यानी 1500 रुपए की अगर बोरी 1580 रुपए की बिक रही है तो 180 रुपया उसके ऊपर जीएसटी है। 1500 रुपए एक्चुअल वो बोरी जो है वो 1400 रुपए की है। बिल्कुल सही बात है। 1400 रुपए का हम बाहर से इंपोर्ट करके सब्सिडाइज करके दे रहे हैं, अपना टैक्स नहीं हटाना, अपना सिर्फ टैक्स हटा दें तो आपको सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। हम ज़र मुबादला ज़ाया कर रहे हैं। दूसरी चीज ये, जब हम पेस्टिसाइड की बात करें, पेस्टिसाइड में टैक्सेशन मल्टी स्टेज है। फर्टिलाइजर फिनिश प्रोडक्ट आता है बाहर से, जब वो आता है तो पोर्ट पे एक दफा टैक्स पे हो गया तो अगली स्टेज पे, फार्मर की स्टेज पे सिर्फ टैक्स पे होना है। सो मल्टी स्टेज टैक्सेशन मिनिमाइज हो जाती है। इसका रॉ मटेरियल आता है, उस पर टैक्स लगता है, 10% वैल्यूडेशन के हिसाब से पोर्ट पे लग जाता है। फिर जब फॉर्मुलेशन प्लांट पे जाता है तो आफ्टर फॉर्मुलेशन जब माल तैयार होता है तो 10% के हिसाब से फिर वैल्यूडेशन लग जाता है उसके ऊपर। फिर वो टीसी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल होता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसमें अपनी पैकिंग करता है, उसकी वैल्यूडेशन करता है, वो उसके ऊपर फिर वैल्यूडेशन टैक्स लग जाता है। फिर आगे डीलर को सेल होता है, जब डीलर उसके ऊपर वैल्यूडेशन करता है तो फिर 16% उसके ऊपर टैक्स, वैल्यूडेशन का टैक्स लग जाता है। जब वो फार्मर के पास जाता है तो फिर आखिरी वैल्यूडेशन होकर फिर टैक्स। इन एक्चुअलिटी 28% का इम्पैक्ट है अगर विदाउट टैक्सेशन और विद टैक्सेशन हम देखें बॉटम लाइन कॉस्ट से। अगर हम वो कहते हैं जी आप ये ना देखें, आप देखें कि आपकी सेल प्राइस के ऊपर कितने परसेंट है, और भाई सेल प्राइस के ऊपर नहीं, हम अगर उसको ना डालते तो कॉस्ट से 28% की सेविंग थी फार्मर को। लेकिन वो चूंकि देखें जी फाइनेंशियल बंदे हैं, उनको फिगर से हमारे से शायद बेहतर प्ले करना आता है। हमारी तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट थी इस साल, जो हमने चेयरमैन साहब से भी की, खत भी लिखे, एफपीसीसीआई के थ्रू भी की कि जनाब फार्मर की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। पिछले साल जिस
सिंगल पॉइंट एजेंडे के ऊपर ये टैक्स लगा था कि जनाब देखें जी 4,500 रुपए की उसको इनकम हुई उसके ऊपर जी, कॉटन के ऊपर 1,000 रुपए जी उसका मेस का मिला जी, आलू उसने 1,700 रुपए की बोरी बेची जी, वीट के ऊपर उसको 1,000 रुपए के ऊपर बिका जी, फलानी फसल इतने की। एक साल यार 62 साल 65-64 साल पाकिस्तान बने हुए हो गए हैं, एक साल अगर कोई काश्तकार कोई 2 पैसे कमा गया तो आपने उसे एक साल की बेस पर टैक्स लगा दिया। यहाँ पे तो दिन रात यही, जब 950 रुपए गंदम की कीमत हुई ना जी, उन्होंने कहा जी 100 अरब रुपया देहातों में डिफ्यूज हो गया। उन्होंने मतलब फिगर्स दी है ना जी कि इतनी मोटरसाइकिलें बिकी, इतने टेलीफोन बिके, तो उन्होंने ये कहा जी ये सारे पैसे देहातों में चले गए हैं। हम और आप इधर ही हैं। कोई एक टाइम था कि अगर 10 रुपये लीटर ये पेट्रोल था ना जी, तो डीजल 2.5 रुपये लीटर था। ऐसे ही अब डीजल की कीमत बढ़ गई है, और डीजल की अगर इस्तेमाल की तरफ जाते हैं तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में 90% से ज़्यादा डीजल उधर इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही है सर। तो इसका मतलब ये है कि ये देख रहे हैं कि पता नहीं ये कितने अमीर लोग हैं, तो इनसे पैसा निकालें। तो इससे अगर आपने बड़ी खूबसूरत बात की, चाहिए तो ये कि कोई ऐसा टैक्सेशन का निज़ाम दें कि जिसमें कोई फ़र्क आ सके कि जिसके पास 5 एकड़ है और जिस बंदे के पास 500 एकड़ है, 10-10 हजार एकड़, 22-22 हजार एकड़ के भी काश्तकार हैं। ठीक है, वो जो असेंबलियों में खुद है, वो भी अपनी इनपुट में 16% दे रहे हैं, और ये 10 एकड़ वाला भी 16% दे रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? हालांकि उसका प्रेशर देखा जाए, उसका फैमिली का प्रेशर 10 एकड़ वाले का बहुत ज्यादा होगा 10 एकड़ के ऊपर, एज कम्पेयर्ड के जिसके 1000 एकड़ जमीन है। प्लस हम जो मिसालें देते हैं ना जी वैट की, वैट ऐसे हो गया जी, वैट वैसे हो गया, ये आप रियलाइज नहीं करते कि उन मुल्कों में 9% वैट है तो 40% to 50% इनकम टैक्स है। अगर वैट 9% है तो 40 to 50% इनकम टैक्स है। ठीक है जी। और वैट भी उनका साल के आखिर में रिफंड होता है। उनको रिफंड, वो अपने रिटर्न जब फाइल करते हैं, अपने खर्चे देते हैं, तो उन खर्चों के अगेंस्ट वैट रिफंड के उनको चेक आते हैं। मैं खुद 5 साल पढ़ा हूँ जी अमेरिका में, वहां नौकरी भी करते थे हम। हमारा एक वो फॉर्म होता था W12 उसको कहते थे। W12 फॉर्म हम भर के भेजते थे साल के आखिर में, तो $250-300 $400 जो हमारा टैक्स कटा होता था वो हमें वापस आता था, क्योंकि वो कहते थे कि यार इनकी तो मुश्किल से इनके तो खाना पीना नहीं पूरा हो रहा है इस इनकम में से, अगर हमने इनसे कोई टैक्स ले लिया हुआ है वैट या किसी उसकी माध्यम तो इनको वापस करो। और ये आप मिसाल देते हैं इसकी अपना इंग्लैंड की 9%, दुनिया का एक्सपेंसिव 3 मुल्क है इंग्लैंड, 9% वैट है सिर्फ। ठीक है जी। हम उसकी थाईलैंड की मिसाल देते हैं, 7% वैट है। उनकी इनकम किस चीज की है? आप सोचने की बात यह है कि उनको वैट लगाना क्यों जरूरी है? ठीक है जी। उनको इसलिए जरूरी है कि उनकी बहुत बड़ी इनकम टूरिज्म पे है। ठीक है जी। सही बात। टूरिज्म की इनकम में जो होटल है उनका वैट रिफंड नहीं हो सकता। ठीक है जी। सो एक बहुत बड़ी इनकम वो वैट की सूरत में ले लेते हैं फॉरेनर से और उसको आगे कर देते हैं, अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है जी। मतलब कुछ वैसे मैं जो साथ साथ एक चीज जो मैं एक जो चीज समझाऊं ना जी, देखें इस गवर्नमेंट के टेन्योर में 8,500 बिलियन रुपीस की करप्शन, आप सिस्टम ही ऐसा दे रहे हैं। देखें बजाय इसके कि आप टैक्स का कोई ऐसा निज़ाम दें कि जिसकी जो इनकम है उसकी बेस के ऊपर हो, तो मेरा हाल है फर्क आ जाएगा। वेयर एज आप सिस्टम ही ऐसा दे रहे हैं कि सबके ऊपर एक ही जैसा टैक्स। अब जिस गरीब आदमी ने कोई 2 बच्चे पैदा कर लिए हुए, उसने अपना घर चलाना है, गजटेड ऑफिसर तो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में कोई एक भी रह सकता है अगर बगैर जो चीज़ों को अडॉप्ट किए चलता है तो।